क्या आपको पता है 2021 में भारत के एक पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हुई थी। जरा सोचिए, जो पकड़ी गई वो इतनी थी तो जो नहीं पकड़ी गई वो कितनी होगी। भारत आज सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग्स खपत करने वाली जगह ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ड्रग्स की सप्लाई का बड़ा केंद्र बन गया है। आखिर भारत में ड्रग्स की जड़ें इतनी गहरी कैसे फैल गईं? क्यों हमारी सीमाएं ड्रग्स स्मगलिंग का सबसे आसान रास्ता बन गई? क्या भारत इस जाल से कभी निकल पाएगा? बताएंगे इस वीडियो में, तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आखिर भारत का ड्रग्स नेटवर्क कहां से शुरू हुआ? जरा सोचिए, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आज नशे की इस खेल का इतना बड़ा हिस्सा क्यों बन गया है? असल में इसका जवाब छुपा है हमारी जियोग्राफी पोजीशन में। हमारा देश दो सबसे बड़े ड्रग्स उत्पादन केंद्रों के बीच बसा है। पश्चिम में है गोल्डन क्रेसेंट यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान यानी म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। ये दोनों इलाके दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स प्रोड्यूसिंग जोन माने जाते हैं और भारत इनके बीच में होने की वजह से ड्रग्स की स्मगलिंग का सबसे आसान रास्ता बन चुका है। यही वजह है कि जब आप अखबार पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं, बड़ी बड़ी ड्रग्स पकड़ने की खबरें अक्सर इन्हीं जगहों से आती हैं। पंजाब की बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से। साल 2021 का वो मामला शायद आपको याद होगा, जब मुंद्रा पोर्ट से 3,000 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। न्यूज रिपोर्टर के अनुसार इसकी कीमत करीब 21,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। दोस्तों जरा सोचिए, जो पकड़ी गई वो इतनी थी तो जो नहीं पकड़ी गई होगी उसकी मात्रा कितनी होगी। असल सच्चाई यह है कि ये नेटवर्क इतना विशाल है कि इसमें छोटे छोटे स्मगलर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े राजनीतिक संरक्षण, पुलिस सिस्टम और कॉर्पोरेट बिजनेस तक की भूमिका सामने आती है। रात के अंधेरे में बॉर्डर पर चुपचाप एक ट्रक रुकता है। उस ट्रक में गेहूं और चावल के बोरे नजर आते हैं, लेकिन असली माल बोरे के नीचे छिपा होता है। भारत का ड्रग्स नेटवर्क कोई आज की कहानी नहीं है। ये खेल सालों पहले शुरू हुआ जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हेरोइन और चरस की स्मगलिंग होती थी और भारत सिर्फ रास्ता बना हुआ था। लेकिन धीरे धीरे ये रास्ता ही सबसे बड़ा बाजार बन गया। आज हालत ये है कि भारत में आने वाला ड्रग्स सिर्फ यहाँ के शहरों और गाँव तक नहीं रुकता बल्कि अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका तक पहुँचता है। दोस्तों जरा सोचिए, जिस देश की पहचान कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी वही आज ड्रग्स का केंद्र बन चुका है। आखिर भारत में ड्रग्स की जड़ें इतनी गहरी कैसे फैल गई? भारत में ड्रग्स की कहानी बहुत पुरानी है। अगर इतिहास के पन्नों को पलट के देखेंगे तो पाएंगे अफीम और गांजा का इस्तेमाल भारत में सदियों से होता आया है। आयुर्वेद में भांग और अफीम का जिक्र दवाओं के रूप में मिलता है। रिलीजियस और सोशल इवेंट में भांग का इस्तेमाल ट्रेडिशनल रूप से होता आ रहा है, लेकिन उस समय ये नियंत्रण में और औषधि या सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए था। असल दिक्कत जब शुरू हुई जब लोग इस चीजों का धंधा करने लगे और गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे। क्या ड्रग्स का धंधा अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ था? ब्रिटिश शासन के समय अफीम का कारोबार भारत की सबसे बड़ी कमाई का जरिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम की खेती को बढ़ावा दिया और इसे चीन तक इंपोर्ट किया। ओपियम वार की कहानी शायद आपने सुनी होगी। ओपियम वार सर्च मत करना, पहले ये वीडियो देख लो। जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत से अफीम चीन को भेजा तो वहाँ लाखों लोग नशे के आदी हो गए। यह व्यापार अंग्रेजों के लिए अरबों का सौदा था, लेकिन भारत में इसने लाखों किसानों को बर्बाद कर दिया। मजबूरी में किसानों को अफीम की खेती कराई जाती थी और बदले में उन्हें भुखमरी झेलनी पड़ती थी। यानी भारत की जमीन, भारत के किसान और भारत की जनता पहले ही अंग्रेजों की नशे वाली नीति से परेशान हो चुके थे। अगर ये समझना है कि भारत में ड्रग्स इतनी गहराई से क्यों फैला तो उसकी जड़ों को देखना होगा। क्यों हमारी सीमा ड्रग्स तस्करी का सबसे आसान रास्ता बन गई है। भारत 3 ऐसे ड्रग्स प्रोडक्शन जोन के बीच फंसा है जिसे दुनिया जानती है। गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। गोल्डन क्रिसेंट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और इंडो नेपाल एरिया। इन इलाकों में हेरोइन और अफीम का प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। भारत का जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसा है कि ये सब ड्रग्स आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच जाता है। उधर देश की तेजी से बढ़ती युवा आबादी इस जहर का सबसे बड़ा ग्राहक बन चुकी है। यानी एक तरफ सप्लाई आसान है और दूसरी तरफ मांग तेज है। यही वजह है कि भारत ड्रग्स माफिया के लिए सबसे बड़ा स्वर्ग बन चुका है। भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर रातें हमेशा सन्नाटे से भरी होती हैं, लेकिन इसी सन्नाटे में होता है सबसे बड़ा खेल। कभी ड्रोन के जरिए पैकेट गिराए जाते हैं, कभी सुरंगों के रास्ते से सामान पहुँचाया जाता है और कभी बॉर्डर पर तैनात कुछ गद्दार अफसर ही इस खेल में शामिल होते हैं। पंजाब और राजस्थान की सीमाएं इस खेल का सबसे बड़ा मैदान है। हर साल करोड़ों का माल सीमा पार से भारत में घुसता है और यहाँ के लोकल एजेंट्स इसे पूरे देश में फैला देते हैं। ये कारोबार इतना ऑर्गेनाइज है कि पाकिस्तान से लेकर मुंबई की अंडरवर्ल्ड तक सभी इसके हिस्सेदार हैं। और जब ये माल शहरों तक पहुँचता है तो पार्टियों, कॉलेजों और क्लबों में इसकी सप्लाई हो जाती है। सरहद के रास्ते से नशे का खतरनाक कारोबार कैसे चलता है? भारत के अलग अलग बॉर्डर इलाकों से ड्रग्स की सबसे ज्यादा तस्करी होती है। पंजाब बॉर्डर, पाकिस्तान से जुड़ी पंजाब की 550 किलोमीटर लंबी सीमा सबसे ज्यादा नाजुक और खतरनाक मानी जाती है।
यहाँ से हेरोइन, अफीम और सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी होती है। स्मगलर कभी रात के अंधेरे में ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं तो कभी बॉर्डर फेंसिंग के नीचे सुरंग बनाकर ड्रग्स पार करते हैं। कई बार पीएफएस ने ऐसे पॉकेट पकड़े हैं जिसमें जीपीएस लोकेशन तक लगी होती है ताकि रिसीवर आसानी से माल को उठा सके। समुद्री पोर्ट से ड्रग्स की स्मगलिंग कैसे होती है? गुजरात का मुंद्रा पोर्ट, हाल ही में एनसीबी और डीआरआई ने यहाँ से लगभग 3000 किलो हेरोइन पकड़ी थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। यह अब तक की सबसे बड़ी जब्त है। यह हेरोइन अफगानिस्तान से आई थी और ईरान के होते हुए भारत के पोर्ट पर पहुंची। यहाँ तक कि स्मगलर कंटेनर में ड्रग्स छिपाकर भेजते हैं, तो कभी मसालों में, कभी प्लास्टिक के सामान में, तो कभी मशीन के पार्ट्स में। अब बात करते हैं कि लोकल सप्लाई चेन कैसे काम करती है। जहां माफिया से नशा मोहल्ले तक पहुंचता है, जब यह भारत में एंट्री कर लेता है तो यहाँ की लोकल सप्लाई चेन इसे आम लोगों तक पहुंचाती है। बड़े माफिया माल को थोक में खरीदते हैं, फिर इसे शहरों में काम करने वाले सप्लायर छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर लोकल डीलर्स को दे देते हैं। ये डीलर कॉलेज, स्कूल, पब और यहाँ तक की हॉस्टल तक नेटवर्क फैलाता है। कई बार लोकल पुलिस की मिली भगत से यह कारोबार सालों तक बिना रुके चलता आ रहा है। ऑनलाइन दुनिया में नशे का कारोबार किस तरह छिपकर चलता है? ड्रग्स का नेटवर्क अब डिजिटल हो चुका है। डार्क वेब पर ड्रग्स खुलेआम बेची जाती है। पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता है ताकि ट्रांजैक्शन का कोई ट्रेल न रहे। ट्रेल का मतलब ये होता है कि ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड ना हो। भारत में एनसीबी ने हाल ही में कई ऐसे केस पकड़े हैं जहां स्टूडेंट ने डार्क वेब से ड्रग्स ऑर्डर किए और कोरियर के जरिए डिलीवरी ली। भारत में ड्रग्स की तस्करी कोई एक रास्ते से नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क से चलती है। यही वजह है कि ड्रग्स माफिया को पकड़ना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। यह नेटवर्क इतना ऑर्गेनाइज है कि एक सिर काटो तो दूसरा सिर तैयार मिलता है। बात करते हैं ड्रग्स माफिया और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन का। अगर भारत के ड्रग्स नेटवर्क की रीड को देखो तो उसका सीधा लिंक मिलेगा अंडरवर्ल्ड से। 1990 के दशक में जब बम्बई अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, तब सिर्फ हथियार और स्मगलिंग ही नहीं बल्कि ड्रग्स भी उसके बिजनेस का सबसे बड़ा इब्राहिम और उसका नेटवर्क इस धंधे का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। उसके कनेक्शन दुबई, कराची और यूरोप से लेकर सभी जगह फैले हुए थे। आज भी बम्बई और गोवा जैसे शहर ड्रग्स माफिया के लिए सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। गोवा के बीच पार्टियां, बम्बई की नाइट लाइफ और दिल्ली की हाई प्रोफाइल सोसाइटी, ये सब जगह ड्रग्स सप्लाई के लिए हॉटस्पॉट हैं। यानी भारत का अंडरवर्ल्ड और ड्रग्स माफिया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब वही बात करते हैं बॉलीवुड और ड्रग्स का काला रिश्ता। शाम का वक्त बम्बई की चमचमाती हाई प्रोफाइल पार्टियां, महंगे गाड़ियों की लाइन और अंदर चल रही रंगीन महफिलें, लेकिन इन पार्टियों के पीछे छिपा होता है एक काला सच जिसे ड्रग्स कहते हैं। बॉलीवुड हमेशा से ग्लैमर, शोहरत और पैसे की दुनिया रहा है, लेकिन जहां रोशनी ज्यादा होती है वहां पर अंधेरा भी गहरा होता है। 1980 और 90 के दौर से ही फिल्म इंडस्ट्री पर ड्रग्स का साया मंडराने लगा। बड़े बड़े स्टार, प्रोड्यूसर्स और फिल्म पार्टियों में कोकीन और चरस आम बात बन गई। यहाँ तक कि कई मशहूर एक्टर और एक्ट्रेस का नाम इस गंदे कारोबार से जुड़ चुका है। बॉलीवुड के लिए ड्रग्स सिर्फ नशा नहीं था बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन गया, और यही वजह है कि बम्बई पुलिस को कई बार रेड मारकर बड़ी बड़ी पार्टियों से मशहूर लोगों को पकड़ना पड़ा। लेकिन असली खेल यह है कि बॉलीवुड ड्रग्स माफियों का ग्राहक भी है और सप्लायर भी। यही वजह है कि ड्रग्स का कारोबार यहाँ से खत्म होना लगभग नामुमकिन सा लगता है। अब बात करते हैं कि पंजाब में लोगों को नशे की लत उनके शरीर को कैसे खोखला कर रहा है। अगर भारत के नक्शे पर ड्रग्स की सबसे गहरी चोट देखनी है तो नजर आएगा पंजाब पर। पंजाब, जिसे कभी जवानों और खेती किसानों का धरती कहा जाता था, आज नशे का गढ़ बन चुका है। यहाँ की जमीन पाकिस्तान से जुड़ी हुई है और सरहद के उस पार से अफगानिस्तान का हेरोइन और चरस बड़ी आसानी से तस्करी होकर पंजाब में आ जाता है। कभी खेतों में काम करने वाले नौजवान आज हेरोइन की सुई और पाउडर के आदी हो चुके हैं। कई गाँव में हालत इतनी खराब है कि 60% से ज्यादा युवा किसी न किसी नशे के शिकार हो गए हैं। फिल्म उड़ता पंजाब में जो दिखाया था वो कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। पंजाब का पूरा एक जनरेशन धीरे धीरे ड्रग्स की आग में जल रहा है। यहाँ तक कि खेलों में नाम कमाने वाले खिलाड़ी और पढ़ाई करने वाले छात्र भी इस दलदल में फंस चुके हैं। इसमें नौजवानों की कैसे बर्बादी हो रही है। ड्रग्स का सबसे खतरनाक असर पड़ता है युवाओं पर। कॉलेज के कैंपस, स्कूल के बच्चे और बड़े शहरों के लड़के लड़कियाँ सब इस जाल में फंस रहे हैं। बाद में दोस्तों के दबाव या कूल दिखने के चक्कर में एक दो बार नशा किया जाता है, लेकिन यही मजाक धीरे धीरे आदत में बदल जाती है। एक बार नशे की गिरफ्त में आने के बाद पढ़ाई, करियर, परिवार सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कई युवाओं की जिंदगी जेल और अस्पताल के बीच फंसकर रह जाती है। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, जिस उम्र में देश के लिए सपना देखा जाना चाहिए उस उम्र में नौजवान सिर्फ नशे की तलाश में भटक रहे हो तो देश का भविष्य कैसा होगा। अब बात करते हैं कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, कैसे इससे बचा जाए। अब सवाल ये उठता है, क्या इस काले कारोबार को रोका जा सकता है? सच ये है कि जब तक सरकार, पुलिस और समाज साथ नहीं आते तब तक ड्रग्स का खेल खत्म नहीं होगा। जरूरत है सख्त कानून की, बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाने की और सबसे जरूरी है युवाओं को सही रास्ता दिखाने की। अगर परिवार बच्चों पर ध्यान दे
स्कूल और कॉलेज में सही जागरूकता फैलाई जाए और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल कूद और करियर की तरफ मोड़ा जाए तो बदलाव संभव है। भारत की ताकत हमेशा से इसका युवा वर्ग रहा है। अगर यही वर्ग नशे से बचा लिया गया तो देश न सिर्फ इस जाल से निकल पाएगा बल्कि दुनिया के सामने एक मिसाल भी बन सकता है। क्या भारत कभी इस जाल से निकल पाएगा या आने वाली पीढ़ी को ये नशा और अपराध निकल जाएगा? यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो को आप फुल देखते हैं तो आप कमेंट में जरूर यस टाइप कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन मेरी वीडियो को फुल वॉच करता है। और अगर आप दाऊद इब्राहिम के बारे में डिटेल्स में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा।